नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसमें इससे पहले जितने भी इसके चैप्टर हैं, ये केमिस्ट्री का है, 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और फिजिक्स के भी जितने भी चैप्टर थे उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा इसी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, नहीं देखे होंगे तो। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो बेसिकली ये जो वीडियो बन रहा है, आपको पता होगा अगर पहले से देखते आ रहे होंगे, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से बन रहा है। तो इसमें हम लोग उसी के हिसाब से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो उसी के हिसाब से ये वीडियो चलेगा। चलिए इसमें दिया है कि पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों और उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक और संयुक्त दोनों रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसका बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कार्बन के बारे में और उससे संबंधित जितने भी यौगिक हैं उसके बारे में हम लोगों को इस वीडियो में देखना है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ चीज़ें कि कार्बन कितना परसेंट में पाया जाता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग ये कितना है, तो 0.05% कार्बन का मात्रा है। इसमें देखा जाए तो देखिए, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी का जो अंदर या कह सकते हैं कि खुदाई करके अगर निकाला जाए तो उसमें जो कार्बन है वो कितना है, तो 0.03% कार्बन, सॉरी 0.02% जो है ये भूपर्पटी में है और वायुमंडल में 0.03% है। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 0.05% होगा। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूपर्पटी में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है, तो 0.02% तथा वायुमंडल में कितना होता है कार्बन का परसेंटेज, तो ये 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। भूपर्पटी में आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो सब आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम सबको मिलाकर कितना परसेंट है, 0.02%। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो आपको पता है कि लगभग 78% क्या है, तो नाइट्रोजन है और लगभग 21%, 21 से थोड़ा सा कम होता है, ये क्या है, तो ये ऑक्सीजन है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो गया, मतलब केवल 2% के आसपास, 1.5 से 2% अन्य चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से केवल कार्बन कितना है, तो ये 0.05%। तो समझ सकते हैं काफ़ी कम परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है, फिर भी इसके यौगिक काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आश्चर्य की बात है। यही चीज़ इस बुक में बताया गया है कि कार्बन क्या है, तो सर्वतोमुखी प्रकृति का होता है, मतलब इसके काफ़ी तरह के इसके यौगिक पाए जाते हैं। इसका परसेंटेज इतना कम होने के बावजूद भी काफ़ी मात्रा में इसके यौगिक पाए जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप सूचीबद्ध करें तो भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक या फिर हम लोग का शरीर जो है, जितने भी जीव जंतु हैं उनका शरीर भी मुख्यतः किससे बना है, तो वो कार्बनिक यौगिक से ही बना है। तो यहाँ देख सकते हैं इतना परसेंटेज कम होने के बावजूद भी कार्बन के जो यौगिक हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। काफ़ी मात्रा में समझ सकते हैं कि ये अगर देखा जाए तो ये इतने ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कि इसको छोड़ करके बाकी अन्य को जोड़ देंगे सभी यौगिकों को, उससे भी अधिक इसकी संख्या हो जाती है। तो इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन में आबंधन था सहसंयोजी आबंध, मतलब कार्बन में कैसे बॉन्डिंग होता है कार्बन कार्बन का या फिर कार्बन के साथ अन्य तत्वों का, तो ये हम लोग को देखना है। इसमें देखिए कार्बन और कार्बन के मध्य, चूँकि पहले तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, वो कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका परमाणु अगर भार की बात की जाए तो कितना है, 12 है। मतलब इसमें 6 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो अब देख सकते हैं 12 है, तो ये भी 6 ही होगा। प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन होते हैं वही तो होता है ना, ये जो ऊपर वाला होता है, ये क्या होता है, जो मास होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ये आप जानते होंगे, क्लास 9th में ही है, उससे नीचे भी ये पढ़ाया गया होगा। तो चलिए यहाँ पे कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 6 है, यानी कि परमाणु क्रमांक इसका है 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं कि क्या होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, इससे अगर K, L, M, N ऐसे कोषों की संख्या लिखा जाए तो इसमें 2, फिर दूसरे वाले में कितना बचा, टोटल 6 ही हैं, तो इसमें 2 हो गया पहले वाले में, दूसरे वाले में बच गया 4। तो इसके बाहरी कोष में बात किया जाए, बाहरी का कोष में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कल वाले वीडियो मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम है, तो मतलब 4 से यदि कम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये है तो क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये गुण किस में देखने को मिला था, ये मेटल वाले में था। मेटल क्या करते हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको त्याग करके और उतने ही धनात्मक बना देते हैं, धनायन बना देते हैं। जबकि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 4 से अधिक होता है, तब ये क्या करते हैं, तो ये उतनी संख्या को, जितने भी ये 4 से अधिक होगा, जैसे 5, 6, 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित मतलब ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये किस में था, तो ये नॉन मेटल में, अधातुओं में देखने को मिला था। तो धातु और अधातु चैप्टर आप देखे होंगे, उसमें क्या था, जब 4 से अधिक होंगे तो ये अष्टक पूरा करता है, मतलब 8 पूरा करने की कोशिश करता है। अष्टक का मतलब 8 पूरा, आउटर मोस्ट में कितना चाहता है, ये 8, तो 8 पूरा कर लेगा तो ये फिर अस्थाई हो जाता है। तो इसलिए 4 से अधिक है तो ये कोशिश करता है कि जितना अधिक है, जैसे मान लीजिए कि 5 है, मान लेते हैं कि आउटर मोस्ट में कितना है, 5 है, तो ये क्या करेगा, कहीं से सोचेगा कि 3 ले लें और 8 बना लें। तो 3 लेगा तो क्या हुआ, 3 कर्जा ले लिया, मतलब ऋण ले लिया, तो 3 ठो ऋण इसमें ऋणावेश आ जाता है। तो ये हम लोग देखे थे नॉन मेटल में। तो वही कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, तो मैं वहाँ पे ये नहीं बताया था कि अगर बराबर हो, 4 के बराबर हो तब क्या करेंगे। देखिए 4 से कम और 4 से अधिक वाला तो बता दिया था, लेकिन 4 के बराबर यदि है आउटर मोस्ट में तब क्या करेगा, ये ना ही देगा ना ही लेगा, ये फिर क्या कर लेता है, फिर ये साझा कर लेता है। क्या करता है, अपने बराबरी वालों में साझा किया जाता है ना। अब साझा गरीब अमीर में कभी नहीं होगा, या तो गरीब गरीब रहेगा तभी साझा होगा, या फिर अमीर अमीर है तब साझा होता है। साझा मतलब शेयरिंग। तो ये काम क्या करता है, यदि 4 है तो अपने हिसाब से देखेगा कि ये साझा कर लेता है, मतलब शेयरिंग कर लेता है, तो उसी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब किसमें कोवैलेंट कर लेता है, आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन कहेगा कि चलिए कुछ इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको कुछ दे देता हूँ। एक्चुअली ये लेता देता नहीं है, उसको शेयर कर लेता है कि आपके पास, चलिए आप गेहूँ का खेती किए हैं, मैं धान का खेती किया हूँ, आप मुझसे 2 किलो गेहूँ ले लीजिए, आप 2 किलो धान दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ये शेयरिंग होता है। तो इसमें साझा के द्वारा, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड उसी को कहते हैं, सहसंयोजी बंध को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये इसी के द्वारा ये बनाता है, इसमें जो इसका आबंध होता है वो। तो इसमें कुछ चीज़ें पहले इसको देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया था। आयनिक मतलब वही NaCl देखे थे, और जितने मैग्नीशियम क्लोराइड देखे थे, तो वो आयनिक यौगिक आप पिछले क्लास में देखे होंगे, उसको धातु और अधातु में बताया गया था। गुणधर्मों का अध्ययन किया था, हमने देखा कि आयनिक जो यौगिक थे उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और मैंने बताया भी था कि आपका नमक ले लीजिए, तो इसका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मतलब गलने का पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलने वाला पॉइंट। ये काफ़ी उच्च होता है, मतलब अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। और सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, तो विद्युत के ये कुचालक होते हैं, जबकि जलीय अवस्था में क्या होते हैं, तो ये इनमें से विद्युत प्रवाह होने लगता है, क्योंकि अपने आयन के रूप में टूट जाते हैं। तो ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये पहले चैप्टर में देख लिए थे हम लोग, तो उस पर फिर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे वही ये जितनी भी चीज़ें हैं वो शुरू में बता दिया कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, 4 का ये साझा करता है। अब साझा करने को वही कहते हैं हम लोग सहसंयोजक बंध बनाना, या फिर सहसंयोजी आबंध बनाना। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया जाता है। तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें दिया हुआ, कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, और इसका गलनांक और क्वथनांक दिया है, मतलब कितने पे गलता है। तो यहाँ से ये पूरा तो आप याद करेंगे नहीं, लेकिन एसिटिक एसिड का और एथेनॉल का आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है। ये देखिए केल्विन में है, तो एसिटिक एसिड का गलनांक कितना है, 290 केल्विन है। अगर इसको बदलेंगे हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में तो कितना होता है, तो ये 273.15 होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना केल्विन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना। तो ये 290 है, तो 273 में कितना जोड़ेंगे, तो लगभग 17 जोड़ देंगे, मतलब ये लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। किसका गलनांक होता है, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, इसी को कहते हैं एथेनोइक अम्ल, जो सिरका का एक मतलब रूप है कह सकते हैं, या फिर सिरका में पाया जाता है। तो ये 17 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हम लोगों का, वो लगभग 25 से 26 27 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड में देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं 17 डिग्री पर क्या है, ये उतने पिघलेगा, मतलब इससे कम है तो क्या होगा, वो सॉलिड अवस्था में होगा।
तो समझ सकते हैं कि ठंडी के दिन में तो टेम्परेचर कितना चला जाता है, मतलब 4-5 तो डिग्री चला ही जाता है, 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 1 डिग्री उससे भी नीचे चला जाता है। तो ठंडी के दिन में ये एसिटिक एसिड यदि प्योर है तो वो सॉलिड अवस्था में हो जाएगा, मतलब जम जाएगा, ये कह सकते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर पर 25-26 डिग्री पर ये क्या रहेगा, तो लिक्विड अवस्था में होता है। एथेनॉल का आप याद करना पड़े, एथेनॉल को कॉमन अगर देखा है तो एल्कोहल का आ जाता है। इसका कितना है, तो 156 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351 है। तो इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है एग्जाम में, 351 केल्विन। चलिए, तो वहीं पे था, हम लोग बाकी ये चीज़ें देख ही लिए। अब यहाँ से वही चीज़ मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो कार्बन है क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब क्यों नहीं लेगा, देखिए मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है 8 पूरा करने के लिए, तब क्या होगा, इसके अंदर तो कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। अभी मैं बताया इसमें 6 प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 ही होता है। तो इसमें प्रोटॉन, चूँकि प्रोटॉन कैसे होते हैं, तो ये पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले से 4 है, और 4 और ले लेते हैं अष्टक पूरा करने के। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि प्रोटॉन कितने हैं, तो 6 ही हैं अंदर। तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन कैसे मतलब उदासीन करेगा। आपको पता है कि अस्थायी होने के लिए उदासीन रहना पड़ेगा, तो ये उदासीन नहीं कर पाएगा, इसलिए उतने ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता है, मतलब वो मुश्किल रहेगा। अगर बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ये दे सकता है किसी को, तो अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यदि दे देगा तो इसके बीच बचेगा क्या, इसके बीच देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन यदि ये खो देगा, तब 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन समझ ना, 4 देगा तो चूँकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो 6 है, तो 4 दे देगा तो 2 बचेगा इलेक्ट्रॉन। जबकि धनावेश कितना रहेगा, 6, तो सोच सकते हैं 6 धनावेश है और 2 ही ऋणावेश है, तो ये भी न्यूट्रल नहीं हो सकता है। तो ये भी काफ़ी मतलब इसको ऐसे बनाने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब जाकर तो ये इतने इलेक्ट्रॉन त्याग पाएगा। तो इसलिए भी ना तो इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है कार्बन, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, इसी को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको संयोजकता कहा जाता है, वैलेंसी इसे कहा जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर देगा या फिर शेयरिंग करेगा उसी का वो वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता। तो अब कार्बन की संयोजकता की बात की जाए तो कितना होगा, तो कार्बन का संयोजकता कितना होगा, तो ये 4 होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, मतलब साझेदारी करता है। कार्बन का संयोजकता कितना हुआ, 4 होगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बाकी के यहाँ पे कुछ ऐसे दिया है कुछ और कि कैसे और कौन कौन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, तो आप देख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल जो है, H2 मतलब आपका हाइड्रोजन गैस, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड से ही बंधा होता है, मतलब सहसंयोजक बंध से। यहाँ देख सकते हैं एक हाइड्रोजन, चूँकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन में क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0 होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक जो होता है ये 1 होता है, और इसका मास जो होता है, मास नंबर, ये कितना होता है, चूँकि मास नंबर आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, जोड़ेंगे तो इसका मास नंबर भी 1 ही आएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन नीचे भी 1 ऊपर भी 1, ऊपर मास नंबर लिखा जाता है और नीचे इसका परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। जितने प्रोटॉनों की संख्या होता है सामान्य अवस्था में, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होता है। मतलब अगर इन जनरल देखा जाए सामान्य अवस्था में, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो फिर तो कम ज़्यादा हो ही जाएगा, लेकिन सामान्य अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन, चूँकि या तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 रहेगा केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 2, या फिर 8 रहेगा, तब ये माना जाता है कि अस्थाई है। तो हाइड्रोजन चूँकि इसको 2 बनाना पड़ेगा अस्थाई होने के लिए, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन का मान लेते हैं कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही एक दूसरे वाले का भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चिन्ह थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि लगे कि ये इस वाले का ये है और ये इस वाले का इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या करेंगे, ये वाला कहेगा चलो आप अपना वाला मुझे इलेक्ट्रॉन वाला शेयर कर दो, और ये कहेगा कि आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दो। दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए।
तो इस तरीके से ये H2 मॉलिक्यूल बनता है। वैसे आप अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल जो है ये भी, ये चूँकि O2 का आपको पता है परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो जो 8 को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये क्या चाहिए, इसको 8 पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 ऋणावेश बनाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, चूँकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक ऑक्सीजन के पास, इस दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस वाले का 2 ठो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इधर वाले का, और ये इस वाले का लेगा नहीं, केवल शेयर करेंगे आपस में। तो इस तरीके से बाकी यहाँ पे देख सकते हैं N2 का, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है। मतलब त्रिबंध यहाँ देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। जितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा उतना ही बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहा था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है। ऊपर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा था तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है। सिंगल मतलब द्विआबंध, और ट्रिपल मतलब सिंगल मतलब एकल बंध, और डबल मतलब द्विबंध, और ट्रिपल मतलब त्रिबंध। तो यहाँ देख सकते हैं ये बॉन्ड हो गया। बाकी की चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक चीज़ दिया है मेथेन। मेथेन मतलब CH4। ये क्या है, ये भी कार्बन का ही है। और देखिए अगर कार्बन और हाइड्रोजन केवल है तो इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। अगर किसी यौगिक में केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसको ध्यान दीजिए, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना है। तो CH4 ये क्या है, ये है मेथेन। CH4 क्या है, ये है मेथेन। मेथेन को ही क्या कहा जाता है, इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस या फिर बायोगैस। मार्स में बड़ा सा रहेगा क्या, शायद बड़ा सा रहेगा। तो मार्स गैस या फिर बायोगैस, इसी को कहा जाता है, किसको, मेथेन को ही। अब देखिए ये एग्जाम में क्या पूछता है कि जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर बायोगैस, इसका मुख्य घटक क्या होता है। तो बायोगैस पूछे या फिर CNG पूछे, इसका मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि बायोगैस या फिर CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेथेन है। मेथेन अगर पूछा है कि कहाँ से निकलता है तो सबसे ज़्यादा ये धान के खेत से निकलता है। ये क्या है, एक तो ग्रीन हाउस गैस भी है मेथेन। चलिए बाकी की चीज़ें हम लोग इसमें देख लेते हैं। हम लोग जो काम का चीज़ है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से वही है, अभी परिभाषा होता है कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए यहाँ से अब देख लेते हैं। अब देखिए ज़्यादातर जो सहसंयोजी यौगिक जो ये बन रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा, तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सामान्यतः देखा जाए तो वो विद्युत के कुचालक हैं, तथा इनका क्वथनांक और गलनांक जो है ये कम होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं इनका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो दोनों है ये कम होता है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक कार्बन का रूप है जो कि क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। पिछले चैप्टर में बताया था, वो कौन सा है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, तो ये विद्युत का सुचालक है। ये विद्युत का सुचालक है, मतलब इसमें से विद्युत प्रवाह हो सकता है। जो पेंसिल का लेड होता है, लीड जो देखते हैं पेंसिल में, तो ग्रेफाइट होता है, उसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो ये कार्बन का ही अपर रूप है। अपर रूप मतलब एलोट्रॉप्स। तो यहाँ देख सकते हैं कार्बन के अपर रूप। तो अपर रूप को इंग्लिश में कहा जाता है एलोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है, तो एलोट्रॉप्स। तो यहाँ से आप देखिए कि जो कार्बन के अपर रूप मतलब जो कार्बन से ही मिलकर बनते हैं, इसका यह मतलब है। तो एलोट्रॉप्स में कौन कौन सा है, तो कार्बन के आपसे नाम पूछ सकता है। तो देखिए हीरा जो है मतलब डायमंड, ये क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन से मिलकर ये बना है। ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन से मिलकर बना है। बकमिस्टर फुलेरिन जो है आप देख सकते हैं कार्बन 60, वैसे कार्बन का मात्रा इससे अधिक भी हो सकता है इसमें। तो ये कार्बन 60 या बकमिस्टर फुलेरिन जो है ये भी क्या है, तो कार्बन का अपर रूप है। ये ऐसे गेंद जैसा होता है, इसमें पेंटागोन होते हैं और हेक्सागोन होते हैं। देख सकते हैं 5 कार्बन वाला है, ये जितने गोल गोल बनाए हुए हैं सब कार्बन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला अगर देखेंगे ऐसे, तो ये 5 कार्बन से मिलकर बना है, मतलब ये पेंटागोन है।
अब यहाँ से ऐसे देखेंगे ये वाला, तो ये क्या है, 6 कार्बन से मिलकर बना है, मतलब ये हेक्सागोन है। तो इसमें पेंटागोन होते हैं और हेक्सागोन होते हैं, इससे मिलकर बनता है फुटबॉल जैसे। तो ये बकमिस्टर फुलरिन, ये नाम किस पर पड़ा था, तो ये इसको जो मतलब खोजे थे उनका नाम था, यहाँ देख सकते हैं बकमिस्टर फुलर, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है बकमिस्टर फुलरिन। तो चलिए अब हम लोग को ये अब देखना है, इसमें देखना है, देखिए हीरा, देखिए अब है तो ये कार्बन से मिलकर बना, लेकिन हीरा क्या है, सबसे कठोर धातु है, धातु कह रहा हूँ सबसे कठोर अगर देखा जाए तो ये एक पदार्थ है, क्या है, ये काफ़ी कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट काफ़ी मुलायम होता है, मतलब ये सॉफ्ट होता है। अब ऐसा क्यों, तो इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे, ग्रेफाइट का और सॉरी हीरा का स्ट्रक्चर देखिए और ग्रेफाइट का देखिए। ग्रेफाइट का देखिए ऐसे लेयर लेयर होता है ऊपर, मतलब ये हेक्सागोन हेक्सागोन है ऐसे, फिर ये ऐसे पूरा जुड़ा हुआ है नीचे वाला, फिर इसके ऊपर एक लेयर होता है, बीच में काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर जो है आपस में फिसलते हैं। इसीलिए आप लिख भी पाते हैं, जो पेंसिल से लिख पाते हैं हम लोग, तो वो क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि वो आसानी से वो एक लेयर दूसरे लेयर को छोड़ देता है, तभी तो नीचे कापी पर जाके वो चिपक जाता है ना। तो ये एक लेयर दूसरे लेयर से आसानी से छोड़ देता है, क्योंकि इसके बीच में जो है ये काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, इसलिए ये छोड़ देता है इसका। अब ये इसमें जो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका और करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो एक जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है हमेशा, इसी कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह संभव हो पाता है जब विद्युत से इसको जोड़ा जाता है, तो इसलिए ये विद्युत के सुचालक हो जाता है जो ग्रेफाइट है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहले तो आपसे अपर रूफ ही पूछ देगा कि एक ग्रेफाइट जो है किसका अपर रूफ है, या फिर हीरा किसका अपर रूफ है, अपर रूफ मतलब एलोट्रॉप्स किसका है, तो ये कार्बन का है, मतलब कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन स्ट्रक्चर इनका अलग अलग होता है, इसलिए भौतिक प्रॉपर्टी जो है ये भी इसका बदल जाता है। यहाँ से वही देख सकते हैं ग्रेफाइट क्या विद्युत का सुचालक हो जाता है। बाकी चीज़ें चलिए फुलरिन के बारे में बता ही दिया, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ये तो गोल गोल है तो इसका नाम बकमिस्टर फुलरिन है। फुलरिन और भी तरीके के होते हैं, ऐसे एकदम नली के जैसा भी होता है, या फिर इसका नैनो अगर मटेरियल में देखा जाए तो काफ़ी यूज होता है। अब आता है कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इतने ज़्यादा मात्रा में कैसे कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, जबकि कार्बन का परसेंटेज अभी देखे थे कितना था, 0.05% सबको जोड़ जाड़ के, लेकिन इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद भी इसके यौगिक काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ कई मिलियंस में इसके पाए गए हैं। देखिए ये अगर अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सब से कहीं अधिक है। समझ सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है और किसी में नहीं। कौन से गुणधर्म, तो ये सहसंयोजी बंध बनाता है, मतलब किसी के साथ साझा कर लेता है, तो इसलिए ये सभी लोगों के साथ साझा कर ले का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अलग अलग यौगिक बना लेता है, इस वजह से ही इसके काफ़ी यौगिक पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसके मुख्यतः 2 कारण है इतनी ज़्यादा यौगिक पाने का। पहला तो ये श्रृंखलन का गुण रखता है, श्रृंखलन का मतलब कि ये लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है, कार्बन 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 ऐसे जोड़ते जाएंगे, बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बना लेता है। तो एक तो गुण इसमें ये होता है कि श्रृंखलन का, और दूसरा इसका क्या है, तो दूसरा गुण यहाँ पर है कि इसका संयोजकता कितना है, तो 4 है, यह चतुर संयोजक यौगिक है। तो इस वजह से भी ये चारों तरफ से जोड़ लेता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है, 4 संयोजकता का मतलब चारों तरफ से इसको जोड़ सकता है, मतलब कोई अगर कोई जैसे हाइड्रोजन जैसा कोई तत्व है तो यहाँ से देख सकते हैं 4 तरफ से जुड़ सकता है। तो इसलिए भी ये इसका संयोजकता चूँकि 4 है, इसलिए भी ये आसानी से जुड़ सकता है। और कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये काफ़ी अस्थायी होता है, तो इसलिए यौगिक जो बनते हैं इसके द्वारा ये भी काफ़ी अस्थायी होते हैं। तो इसका 2 मुख्य कारण है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति होने का मुख्य कारण क्या है, तो इस एक तो यही सीधे सीधे अगर दे देगा कि सहसंयोजी बंध बनाता है, मतलब कोवैलेंट बंध बनाता है, या फिर आपसे ये भी दे सकता है ऑप्शन में कि श्रृंखलन का गुण होता है। दूसरा ऑप्शन में दे देगा कि इसका संयोजकता 4 होता है, तब फिर आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा मोर देन एबव। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो यौगिक बनता है वो काफ़ी अस्थायी होता है। और एक इसका कारण ये भी है अस्थायी होने का, ताकि क्योंकि कार्बन का जो आकार है वो छोटा होता है, जितने ही परमाणु क्रमांक कम है उतना ही उसका आकार छोटा होगा। तो इसका कारण ये भी, जितने बड़े परमाणु होंगे तो उनसे जो यौगिक बनेगा वो अस्थायी नहीं होगा, वो आसानी से टूट जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे जितने छोटा परिवार है तो वो क्या होगा, छोटा परिवार है तो उस पर कंट्रोल ज़्यादा रहेगा मुखिया का, तो वो आसानी से वो बिखर नहीं पाएंगे। लेकिन परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा तब फिर क्या होगा, तो फिर मुखिया कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बाकी सब परिवार कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। तो यही काम इसमें भी होता है। जितने छोटे एटम हैं तो वो मतलब आसानी से वो मतलब अस्थायी हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब देख सकते हैं यहाँ से नाभिक मजबूती मतलब जो युग्म है वो काफ़ी मजबूती से पकड़े रहते हैं। अब कार्बन के यौगिक यहाँ पे दिया है, वही ऊपर जो है उसी का ये समराइज फॉर्म में दिया है कि कार्बन के जो इतनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसका जो 2 विशिष्ट लक्षण है वो क्या है, तो कार्बन का संयोजकता 4 होना है और ये श्रृंखलन का गुण रखता है, मतलब लंबे लंबे श्रृंखला बना सकता है ये। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जो कार्बनिक यौगिक से संबंधित है, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि यूरिया, ये भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो सिंथेसिस किया गया था, मतलब समझ रहे हो, संश्लेषित किया गया था, वो कौन सा है, तो वो यूरिया है। अब यूरिया को किसने किया था संश्लेषित, तो ये फ्रेडरिक होलर ने किया था। कब किया था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये 1828 ऐसे याद कर सकते हैं। किसने किया था, तो फ्रेडरिक होलर ने। ये किससे बनाया था, तो ये अमोनियम साइनेट से बनाया था। किससे, अमोनियम साइनेट से। तो यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ चाहे तो बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। आप केवल इतना याद रखना है कि अमोनियम साइनेट से यूरिया किसने बनाया था, सबसे पहले संश्लेषित किया था, तो ये 1828 में फ्रेडरिक होलर ने किया था। अब आता है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त को इंग्लिश में कहा जाता है सैचुरेटेड और इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड ये होते क्या है, तो देखिए सैचुरेटेड मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड का मतलब कि एकल आबंध, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसके कहते हैं सैचुरेटेड। और जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब द्विआबंध या फिर त्रिआबंध हो, तब उसे कहते हैं क्या चीज़, तो उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड। तो यहाँ से आपको वही बहुत रटना नहीं, आप सीधे जानिए, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। जो सैचुरेटेड होते हैं ये अस्थाई होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं ये क्या होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हैं ये अस्थाई होते हैं, मतलब ये रिएक्शन कर लेते हैं किसी दूसरे जल्दी में। इसका यही मतलब है, आपको सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड अस्थाई होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड ये अस्थाई होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया है। अब देखिए कुछ नामांकन दिया है, तो हम लोग अभी नामकरण नीचे पढ़ेंगे, वहीं पे किसको एन कहेंगे, किसको इन कहेंगे, किसको आइन कहेंगे, वो चीज़ें देख लेंगे। यहाँ से बाकी वही चीज़ें हैं यौगिक, अभी ऊपर देख लिए तो कैसे कैसे साझा कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे है। चलिए बाकी ये चीज़ें बता ही दिया कि जो सैचुरेटेड हैं वो देखिए यहाँ देख सकते हैं, द्विअत्रीय आबंध वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। ये यौगिकों को क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिए कुछ छोड़ दिया है, इंग्लिश वाला जब देखेंगे तो यहाँ पे है। मैं यहाँ पूरा लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में। देखिए कह रहा है, कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्विअत्रीय आबंध वाले कार्बन यौगिक को क्या कहते हैं, तो द्विअत्रीय रहेगा तो इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त कार्बन। तो यहाँ पे असंतृप्त भूल गया है, मतलब लिखना, इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक कहते हैं, तथा ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब जो असंतृप्त हैं ये क्या होते हैं, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अभी ऊपर बता दिया। चलिए अब आ जाता है चेन, ब्रांचेज एंड रिंग, मतलब श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। तो कार्बन जो है ये मतलब लंबे, अभी शुरू में बताया कि लंबे लंबे चेन के फॉर्म में है, मतलब ऐसे कार्बन जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, मतलब लंबे लंबे श्रृंखला बना देता है। ब्रांचेज भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ से कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है और नीचे भी एक कार्बन हो गया, तो ऐसे ब्रांच भी होते हैं, मतलब श्रृंखला के साथ साथ शाखाएं भी ऐसे बन सकती हैं इसमें। रिंग के फॉर्म में भी होता है, रिंग मतलब ऐसे कार्बन एक है मान लेते हैं, फिर इधर एक कार्बन हो गया, फिर इधर कार्बन हो गया, फिर इधर कार्बन हो गया, फिर इधर कार्बन, फिर इधर कार्बन, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, रिंग के फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। तो ये अलग अलग
ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन का, वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं कुछ नाम दिया हुआ है, कुछ कार्बन परमाणु। अब देखिए आपको क्या याद रखना है यहाँ से। पहले तो मैं केमिस्ट्री का गिनती थोड़ा सा बता देता हूँ। यहीं पे देखिए, अगर एक कार्बन है तो उसको कहते हैं मेथ। यहाँ पे मेथ एन लिखा है, एन को छोड़ दीजिए शुरू वाला। देखिए अगर एक कार्बन है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं मेथ। ये गिनती है, जैसे 1 2 3 4 आप गिनते हैं। तो केमिस्ट्री का गिनती क्या है कि यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसको मेथ कहेंगे, 2 है तो उसको एथ कहेंगे, 3 है तो उसको प्रोप कहेंगे, और 4 है तो उसको ब्यूट कहेंगे, 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 है तो उसको एक केमिस्ट्री के गिनती में क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे, 7 है तो उसको हेप्ट कहेंगे, हेप्ट पॉट हेप्ट, 8 है तो आक्ट कहेंगे, 9 है तो नोन कहेंगे, नोन, और 10 है तो डेक कहेंगे। 10 कहाँ लिखूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, 10 है तो डेक। तो ये केमिस्ट्री का गिनती है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। कार्बन की संख्या यदि 1 है तो मेथ, 2 एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अप, नोन और डेक। ऐसे सीरियल नंबर से आपको रट लेना है इसको। चलिए अब वही चीज़ यहाँ देख सकते हैं, कार्बन की संख्या 1 है तो क्या है, मेथ, 2 है तो वो एथ, 3 है तो वो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो 6, देखिए 6 है तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो आक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक। चलिए अलग अलग संरचना बनाया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से नीचे। नीचे कहाँ से हम लोग काम का है, यहाँ देखते हैं साइक्लो, जो साइक्लिक मतलब ऐसे चक्र वाला रहेगा तो उसको साइक्लो कहेंगे। हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो यहाँ देख सकते हैं कार्बन की संख्या कितना है, 6 है। अगर ये हेक्स मतलब यहाँ देख सकते हैं ऐसे साइकिल की तरह बना हुआ है सर्किल, तो इस ये क्या है, कार्बन 6 है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हेक्स। अब हेक्स में एन इन आइन कब होगा, तो देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे कि छोड़ छोड़ के जा रहा हूँ क्यों। देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए एन लगाते हैं। डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए लगाते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए लगाएंगे आइन, मुखी आइन, नेताइन। तो अब कहें, अब छोड़ नहीं रहा हूँ। देखिए जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है केवल, तो उसको उस वहाँ पे क्या लगाएंगे, सफिक्स, इसको कहते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब अनुलग्न। तो सफिक्स क्या लगाएंगे, मतलब बाद में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। फिर डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले में, ये पहले तो कार्बन कितना है, तो 6 है, तो 6 के लिए क्या लिख देंगे, हेक्स। और कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल के लिए क्या लगाएंगे, तो इसमें एन लगाएंगे, तो हेक्स प्लस एन, दोनों को जब मिला देंगे, संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो ये हो गया हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अब चूंकि साइकिल के फॉर्म में था इसलिए इसका नाम साइक्लो रख दिए, साइक्लो हेक्सेन हो गया। अब एक चीज़ आता है यहाँ पे, अगर इस तरीके से एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यदि ऐसे चक्र बनाए तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम है बेंजीन। इसमें देखिए कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो इसका नाम है बेंजीन। इसका फार्मूला याद रख रहिए, डायरेक्ट पूछ सकता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6। अब आते हैं, चलिए एल्केन, एल्किन एल्काइन अभी बता दिया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन, डबल के लिए इन, और सिंगल के लिए एन। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ देखिए प्रकार्यात्मक समूह दिया है, मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होते हैं, तो ये कार्बन के साथ, कार्बन यौगिक के साथ ये जुड़ करके उसका पूरा जो है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, हिसाब से देखा जाए तो। इसके लिए आपको याद क्या रखना है, तो पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है ये याद रखना पड़ेगा, और नामकरण के लिए जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा उसके लिए आपको इसका जो सफिक्स है, प्रीफिक्स है, मतलब अनुलग्न प्रोलग्न क्या लगाएंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी नीचे उसको दिया है थोड़ा सा और डिटेल में, यहीं पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसलिए क्लोरीन दिया है और ब्रोमीन दिया है, ये कौन से ग्रुप के हैं, तो ये हाइलोजन ग्रुप के हैं। आपको पता है कि जब आप देखेंगे आवर्त सारणी तो उसमें वर्ग संख्या 17, वर्ग 17 में देखेंगे तो आपको हाइलोजन ग्रुप मिलेंगे। तो ये वही है, जैसे वहाँ पे देखेंगे ना कि
कौन कौन सा है, फ्लोरीन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ऐसे। फिर कल बाहर आई आंटी, वो याद करने का ट्रिक आप जानते होंगे। ऐसे यहाँ पे 18 नंबर पे तो आप जानते हैं क्या है, अक्रिय गैस हैं। और 17 नंबर में क्या है, तो यहाँ देखे होंगे कि आप फिर कल बाहर आई आंटी। तो ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीरियल नंबर से क्या है, तो ये हाइलोजन ग्रुप के हैं। तो यही है। अब हाइलोजन ग्रुप में देखिए क्लोरीन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, क्लोरो लगाएंगे। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो। ये वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे एल्कोहल दिया है। एल्कोहल का क्या सूत्र है, अगर कहीं OH दिखे तब वो कहेंगे कि कौन सा ग्रुप है, तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो ये एल्कोहल का है। अगर आपको दिख जाए ऐसे C या COH या फिर ऐसे दिख जाए CHO, तो ये जो है ये कौन सा है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर आपको ऐसे दिख जाए CO, डबल बॉन्ड O है, मतलब इधर सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, तब ये कौन सा ग्रुप है, तो ये कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ से यदि आपको दिख जाए COOH या फिर इसको ऐसे लिख सकता है COOH, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, नहीं पूछेगा तो नामकरण यदि आप करेंगे नोमेनक्लेचर, तो उसमें ये जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अभी देखेंगे हम लोग नीचे सफिक्स और प्रीफिक्स क्या क्या लगाएंगे, ताकि आपको कहीं आप देखेंगे कि नाम, तो अब दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नया टर्म दिया है, एक समजातीय श्रेणी। मतलब ये समजातीय, मतलब ये समजातीय कहीं कहीं स्वजातीय दिया रहता है, तो इसका क्या मतलब है कि एक ही जात के नाम में दिख रहा है कि समजातीय श्रेणी। इसका मतलब एक ही जात के होंगे। एक ही जात का मतलब यदि आम है तो सब आम ही रहेंगे, यदि कोई जानवर है तो मतलब जैसे गाय है तो गाय ही सब रहेगी। अब गाय में हो सकता है उसका बछड़ा भी आ जाए, और छोटी या फिर बूढ़ी गाय, तो सब लेकिन आएंगे एक ही जाति में। अगर कोई मान लेते हैं कोई भैंस है, तो चाहे भैंस का छोटा भैंस हो, चाहे बड़ा भैंस हो, चाहे बीमार भैंस हो, चाहे सही भैंस हो, सब क्या आएंगे, एक ही जात के हैं, सब भैंस है। तो वही काम इसमें भी है, समजातीय में एक ही जात के होंगे। जैसे यदि कोई एल्कोहल है, तो चाहे एल्कोहल का कितना हो बड़ा श्रृंखला कार्बन का लगा हो, वो कहलाएगा किस जात का, तो एल्कोहल का ही कहलाएगा। अगर कोई एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप लगा है, तो किस ग्रुप का होगा, किस जात का, तो एल्डिहाइड जात का होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि मतलब एक ही। अब इसको याद करने के लिए कैसे देखेंगे, तो पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप यदि आप देखें हैं, तब ये जो दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, यदि ये आपको पता है तब तो आसानी से आप उसको पहचान ही लेंगे कि एक ही जात के हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं इसमें भी OH लगा है, यहाँ भी OH लगा है, यहाँ भी OH, तो ये क्या है, ये एक ही जात के हैं। तो ये वही। अब इसमें होता क्या है कि इनका रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता देखने को मिलती है, और एक ही जात के हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इनका रासायनिक गुणधर्म क्या है, एक समान होता है। जबकि अगर देखा जाए श्रृंखला अलग अलग हो सकता है इसमें। अब देखिए और इनको तरीका क्या है पहचानने का, तो यहाँ से इनका अगर आप भार में देखेंगे, तो इनके भार में 14 यूनिट का अंतर होता है। जैसे सीरियल नंबर से यदि आप देखेंगे तो इसके 14 यूनिट है। इसका क्या मतलब है, परमाणु भार में अंतर। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं CH4 है और C2H6 है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, लेकिन ये हैं एक ही ग्रुप के। अब एक ही ग्रुप के कैसे पता चले कि एक ही ग्रुप के हैं, तो देखिए ये अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर इसका बनाऊँ, तो C और 4 हाइड्रोजन है, तो चारों तरफ से ऐसे जुड़े रहेंगे सिंगल बॉन्ड के जरिए। अब देखिए इसको अगर बनाएंगे C2H6 को, तो ये 2 का कार्बन है, तो दोनों कार्बन कार्बन जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड से, हाइड्रोजन को लगा दीजिए जितने जगह बच रहा है। चूँकि कार्बन का कितना होना चाहिए, कार्बन का 4 संयोजकता पूरा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर, पूरा हो गया। तो अब देखिए ये एक ही जात के हैं। क्यों एक ही जात के हैं, क्योंकि इनमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे ये कौन सिंगल बॉन्ड का मतलब ये कौन से ग्रुप के हैं, सब एन वाले हैं। अभी ऊपर देख रहे थे ना, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच देखना है, यो ध्यान दें, नहीं कि ऑक्सीजन लगाए हुए देख रहे हैं डबल बॉन्ड। आपको कार्बन कार्बन के बीच देखना है, तो ये कौन सा है, एन है, तो इसको एल्केन समूह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एल्केन, एन। और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो वो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये एक ही क्या है, एक ही जाति के हैं। अब देखिए इसको पहचानने का और बताया कि इसमें 14 यूनिट का इसके मास में डिफरेंस होता है, एटॉमिक मास में। अब कैसे है, तो यहाँ से देखिए अंतर निकाल लीजिए। चलिए CH4 का मैं मास निकालता हूँ, इसका चलिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसका मास नंबर कितना होगा। तो कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6,
और इसका मास नंबर होता है 12। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो गया। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो ये 1 यूनिट होता है, 12 यूनिट और 1 यूनिट। चलिए टोटल कितना हो गया मेथेन का, ये इसका नाम मेथेन है, तो मेथेन का टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया 12 1 13, कितना हो गया 13 यूनिट। अब चलिए इसको निकाल लीजिए एथेन का, तो ये एथेन का देखिए कार्बन कितना आ गया, तो 2 है, 12 दूना 24, इसका कितना हो गया, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 12 दूना 24 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुणे 1, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो 24 6 कितना हो गया, 24 6 30, टोटल कितना आ गया 30 यूनिट। घटा दीजिए कितना होगा, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या हो, अच्छा 4 होता ना, तो 4 यूनिट का 12 4 16 हो गया, टोटल 12 4 16, एगो हाइड्रोजन का 1 है तो 4 गो हाइड्रोजन कितना हो गया, टोटल 16 हो गया। तो इसका कितना है 16 यूनिट और इसका हो गया 30 यूनिट, तो 30 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 30 माइनस 16 घटाएंगे तो 14 यूनिट का। तो इनमें अंतर कितना होता है, मास में 14 यूनिट का अंतर होता है, ये याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कितने यूनिट का अंतर होता है, तो 14 यूनिट का अंतर होता है, मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ उसको। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन पूछा भी है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें यही होता है, क्वेश्चन पूछा है और एग्जाम में सीधे आपको ऑप्शन में दे देगा 14 यूनिट 20 यूनिट ऐसे अलग अलग, तो आपको याद रहेगा, यहाँ देख रहे हैं तो वहाँ पे आसानी से लगा देंगे। अब देखिए फार्मूला यदि पूछें, देखिए एल्केन एल्किन एल्काइन तो देख लिए कि सिंगल बॉन्ड है, यहीं मैं लिख दे रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, ये एल्केन है, एन, और डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, आइन ग्रुप, आइन लगा दिए सफिक्स। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो इसको सूत्र होता है CnH2n+2, इसका सूत्र क्या होता है केमिकल फार्मूला, तो CnH2n, इसका क्या होता है, तो CnH2n-2, दो दो घटाते जाइए ऊपर से, इसमें देखिए 2n+2 है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n-2, इसका क्या मतलब है, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो n का मान 1, तो यहाँ भी 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ऊपर दिखाई देता हूँ, इसके लिए जैसे मान लेते हैं कार्बन की संख्या कितना है, तो कार्बन की संख्या 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे रखिए C2 हो जाएगा, और H 2 दूना 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो ऐसे ये क्या है, ये एल्केन समूह का है, जैसे इसीलिए इसका नाम एथेन है, 2 कार्बन के लिए एथेन। और वैसे 1 अगर ले लेंगे, सी कार्बन की संख्या 1 तो क्या होगा, कार्बन 1, अब 1 को तो लिखेंगे नहीं, ऐसे भी मान लेते हैं कि 1 ही है। H का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे n की जगह पर 1, तो 2 1 कम 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4, तो वही है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे चलेगा। वहीं पे एल्कीन में देखिए अगर n का मान रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये क्या आ जाएगा C2H4। यहाँ पे देखिए अगर इसका मान रख लेते हैं Cn का मान, n की जगह पे 2, तो C2 और 2 दूना 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। तो ऐसे ये इसका फार्मूला, इस चीज़ को ध्यान दिए, डायरेक्ट आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अब आते हैं हम लोग नाम पद्धति, जो नोमेनक्लेचर है, कैसे आप कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करेंगे। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो उसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा प्राकृतिक समूह है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप शुरू अभी बताया कि एल्कोहल के लिए OH समूह रहेगा, एल्डिहाइड के लिए CHO रहेगा, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या रहेगा COOH रहेगा। तो ये आपको पहले तो देख के पहचान में आना चाहिए। उसके साथ अब उसका पूर्वलग्न क्या लगाते हैं, पूर्वलग्न मतलब शुरू में, तो 2 तरीके होता है, लेकिन अभी आप केवल उसका देखिए कुछ का पूर्वलग्न याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप का जो है वो पूर्वलग्न नहीं लगता है, बाकी सबका अनुलग्न लगा के काम चला लेंगे, मतलब बेसिक जो क्लास 10 तक के लिए है। उसके ऊपर जाएंगे तो जहाँ पे 2 3 फंक्शनल ग्रुप एक ही में दे देगा, तब वहाँ पे लगता है किसी का, मतलब एक का पूर्वलग्न लगता है, एक का अनुलग्न लगता है ऐसे, लेकिन अभी केवल एक ही आपको आएगा हाई स्कूल लेवल तक अगर देखा जाए तो जो पूर्वलग्न को उपसर्ग कहा जाता है, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रीफिक्स।
मतलब शुरू में लगने वाला, और इसको अनुलग्न को क्या कहते हैं, इसको पोस्ट फिक्स, या इसको मतलब बाद में लगने वाला। ये प्रत्यय और उपसर्ग तो आप जानते ही होंगे। तो प्रत्यय उपसर्ग मतलब क्या है, शुरू में लगने वाला, प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाला। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में आपको क्या देखना है, तो उसको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे ये दिया हुआ है पूर्वलग्न फिर अनुलग्न। तो यहाँ पे देखिए पूर्वलग्न दिया है, हैलोजन ग्रुप का भी बताया था कि इसका प्रोलग्न नहीं लगता है। अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लगाएंगे, आयोडीन रहेगा तो यहीं पे लिख देता हूँ, चलिए कहाँ लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। आयोडीन रहेगा तो आयोडो लगाएंगे, और फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन है तो क्या लगाएंगे, इसके लिए क्लोरो लगाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम होता है जो फर्स्ट स्टेप, वो होता है कार्बन की संख्या गिनती करना। कार्बन की संख्या कितना है वो गिनती करना। जब संख्या गिनती कर लेंगे तभी मैं आपको बताया कि केमिस्ट्री का गिनती क्या है। तो एक के लिए क्या लगाएंगे, मेथ, फिर दो के लिए एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। तो ये आपको डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से वही कर लेना है हम लोग। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए मेथ है तो प्रोप क्या लगा दीजिए, प्रोप लगा दीजिए। अब इसमें देखिए ये Cl क्या है, क्लोरो है, मतलब क्लोरीन है। इसके लिए क्या लगाएंगे, पूर्वलग्न लगाएंगे। अभी बताया हाइड्रोजन ग्रुप के लिए पूर्वलग्न लगाएंगे, बाकी सब के लिए अनुलग्न से काम हो जाएगा। पूर्वलग्न मतलब शुरू में। तो यहाँ देख सकते हैं क्लोरो लगाएंगे क्योंकि क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरो और प्रोप, और सब में देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन लगाएंगे तो एन हो गया यहाँ पे प्रोप एन। मतलब यहाँ पे अगर अलग अलग मैं करके दिखाऊँ तो क्लोरो प्लस प्रोप प्लस एन, और दोनों को जोड़ेंगे तीनों को तो क्या आ जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ऐसे यहाँ देख सकते हैं ब्रोमो Br था तो उसके लिए अब 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा दिए हैं, प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पे एल्कोहल के लिए आपको याद रखना है क्या है, तो ये अनुलग्न लगाएंगे, मतलब बाद में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो एल्कोहल के लिए आल लगाएंगे। हिंदी में इसको ऐसे लिख देते हैं आल। ये अनुलग्न है मतलब बाद में लगाएंगे, पोस्ट फिक्स। यहाँ देख सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप। और इसमें कितने कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसलिए एन लगा दिए। तो प्रोप में एन जोड़े, प्रोपेन हो गया। अब कौन सा इसमें ग्रुप है, तो ये आल है, मतलब एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, अनुलग्न, तो आल लगाएंगे। तो यहाँ पे आल जोड़ दिए तो आल बन गया, मतलब प्रोपेन आल बन गया। तो सब 3 कार्बन को ले लिया है। चलिए कुछ और मैं अलग ही कार्बन ले लेता हूँ। आप केवल ये ध्यान दीजिए कि एल्कोहल के लिए आल लगाएंगे। एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप अभी ऊपर देखे थे क्या था, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो था CHO था। एल्कोहल के लिए OH ग्रुप था। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड ऐसे था। कार्बोक्सिलिक के लिए ऐसे COH। एल्कीन के लिए इन मतलब डबल बॉन्ड। एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे सीरियल नंबर से आपको याद रख लेना है। अब देखिए एल्कोहल तो देख लिए कि आल लगाएंगे। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। ये हिंदी में लिख देता हूँ अल। यहाँ पे आल था और ये अल है, तो एल्डिहाइड के लिए अल लगाएंगे। कीटोन के लिए लास्ट में देखिए ओन। शुरू में देखिए इसका प्रीफिक्स कीटो होता है, लेकिन सफिक्स क्या होता है, मतलब बाद वाला क्या होता है, तो ओन होता है। ओन ओन ओन, ऐसे ओन या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओन। तो यहाँ देख सकते हैं नोन लिखा है, या फिर चलिए मैं ओन लिख ही देता हूँ कहेंगे ऑन लिखा रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड। अभी देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ वाला ना देखिए, केवल कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन था तो इसलिए प्रोप, और प्रोप में सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो प्रोपेन हो गया, और इसका लिए ओन लगा दिए चूँकि इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है। यहाँ देख सकते हैं ये कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप के लिए ओन लगा देंगे तो प्रोपेनोन हो गया। तो ऐसे इसका लिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप रहेगा, मतलब यहाँ देख सकते हैं COOH। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो प्रोपेन, मतलब एन जोड़े हैं प्रोप में एन जोड़ेगा तो प्रोपेन हो गया। और इसके लिए क्या लगाए हैं, तो ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल।
ये प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। ऐसे यहाँ पे इन लगा दिए, यहाँ पे आइन लगा देंगे तो प्रोपीन हो गया, प्रोपाइन हो गया। क्यों, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो वो था नोमेनक्लेचर। अब आता है कुछ कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसे दहन कराएंगे, मतलब कंबसन करेंगे, जलाएंगे। तब देखिए, कार्बन को जलाएंगे, कार्बन मतलब कोयला है, मान लीजिए कोयला को जलाएंगे। जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए ही, बिना ऑक्सीजन का कोई जलता नहीं है। तो जलाएंगे तो क्या क्या निकलेगा, जब कोयला को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, धुआं के रूप में देखे होंगे, और ऊष्मा निकलेगा, मतलब और प्रकाश निकलेगा। जलाने पे यही होता है, ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है। यहाँ पे मेथेन ले लिया है, इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा और ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एल्कोहल है, ये एल्कोहल OH समूह है तो अल्कोहल हो गया। ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा और ऊष्मा तथा प्रकाश निकलेगा। ये दहन प्रक्रिया हो गया। आप देखेंगे इसका जलाने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। पेट्रोलियम जितने हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जलाने के लिए यूज किया जाता है। जो ईंधन के रूप में आप यूज करते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोल चाहे हो गया, डीजल हो गया, तो क्या है एक्चुअली उसको जलाते ही हैं, उसमें यही प्रोसेस होता है। कुछ इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, उसके कारण ये काफ़ी मात्रा में प्रदूषण भी फैलता है इसको जलाने से। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो। इसको जलाने से सामान्यतः क्या होता है, तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जबकि असंतृप्त यदि जलाएंगे तो वो क्या होगा, तो वो काले धुआं और पीला ज्वाला निकलेगा। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि यदि सही प्रकार से यदि कोई ईंधन जल रहा है तो उसका रंग कैसा होगा, तो उसका रंग कैसा दिखता है, तो नीला ज्वाला दिखता है। कैसा, नीला। तो यदि नीला कुछ जल रहा है, इससे आप गैस देखे होंगे, इस सिलेंडर से जब जलाया जाता है तो नीला जलता है, तो इसका क्या मतलब है, वो मतलब उसको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है और वो मतलब सही से जल रहा है, उसमें प्रदूषण नहीं निकल रहा है, धुआं नहीं निकल रहा है। जो धुआं सहित जलेगा उसका जो लौ देखें तो वो पीला दिखेगा और उसमें धुआं निकलेगा, उस पर जब बर्तन है तो वो काला हो जाएगा। जबकि नीला जलेगा तो इसका मतलब वो मतलब सही से जल रहा है। तो जितने संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो नीला जलते हैं, जबकि जो असंतृप्त हैं वो धुएं सहित पीला ज्वाला के साथ जलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। इसलिए आप देखेंगे बर्नर के नीचे थोड़ा सा होल बनाया रहता है ऑक्सीजन के लिए। अब सिलेंडर वाला देखिए, खाना बनाने वाला जो चूल्हा होता है उसके नीचे आप देखेंगे जो पाइप होता है तो उसके नीचे एक होल बनाया रहता है ताकि ऑक्सीजन वहाँ जाए और जो ज्वाला है वो नीला जले, मतलब पूरा मतलब फुल कंबसन हो, पूर्ण रूप से जले वो। चलिए वहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सल्फर के और नाइट्रोजन के इसमें अशुद्धियाँ होती हैं जो कि पेट्रोलियम में, इसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि किसको जलाएंगे तो ज्वाला के साथ जलता है। जैसे आप देखेंगे कोयला जलाते हैं तो उसमें मतलब केवल वो लाल लाल दिखता है, उसमें से ऐसे जो लहर जो होता है वो नहीं दिखाई देता है। तो किसमें वैसे ज्वाला मतलब लहर का टाइप से निकलता है, तो जिसमें जो गैसीय ईंधन है, मतलब जिसमें से गैस निकल रहा है वही केवल ज्वाला के साथ जलते हैं। बाकी वो जब गैस खत्म हो जाए तो केवल लाल लाल दिखाई देता है। आप देखेंगे लकड़ी भी शुरू में जलेगा तो पूरा उसमें से लहर निकलेगा ऊपर, लेकिन जैसे जैसे वो फिर जल जाता है वो गैस वाला जो पार्ट है तो फिर वो केवल वो रेड रेड दिखाई देता है। तो वो यहाँ देखते केवल गैसीय पदार्थ जलाने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है, नहीं तो फिर वो केवल जलेगा ऐसे लाल लाल दिखाई, जैसे कोयला दिखाई देता है। अब कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि इनका नाम भी है जीवाश्म ईंधन। ये किससे मिलकर बनते हैं, तो ये करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व क्या थे, छोटे समुद्री पौधे और जीवों के जो अवशेष थे उथल पुथल के कारण ये चट्टानों के नीचे दब गए और वही फिर क्या हो गए, अपघटित होकर के अपघटन के पश्चात ये क्या बने, पेट्रोलियम बने। तो मतलब आप भी अगर कहीं दब जाएंगे, कोई हलचल होगा, भूकंप तो लाखों साल बाद जाके क्या बन जाएंगे हम लोग, पेट्रोलियम बने। फिर कोई गाड़ी चलाएगा उसी पेट्रोल से, जैसे आप चला रहे हैं अभी। तो चलिए वही चीज़ें हैं यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन ये कहलाते हैं इसीलिए। अब आ गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। पिछले चैप्टर में देखे थे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का कमी होना, ये दोनों ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही ऑक्सीकरण करना है प्रोसेस। तो ये देख सकते हैं एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको बदलना है ऑक्सीकरण के द्वारा। ये एल्कोहल है, OH समूह यहाँ देखिए एल्कोहल ग्रुप है। अब देखिए इसमें एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, इनका नाम डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। तो दो नाम यहाँ से आपको याद रखना है, एक तो क्षारीय KMnO4
ये वाला जो ऊपर वाला दिया है, या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7। इनका अगर नाम देखा जाए तो ऊपर वाले क्या नाम है, तो ये क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट है, और नीचे वाला ये दिख रहा है जो K2Cr2O7, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब ऑक्सीकरण प्रोसेस में ये यूज किया जाता है। हर जगह आप देखे होंगे इसका, जहाँ जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा था मैक्सिमम जगह इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी ऑक्सीकारक। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। क्षारीय KMnO4 याद रखिए, और अम्लीकृत K2Cr2O7, या फिर नाम सीधे यहाँ दे सकता है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। बाकी प्रोसेस आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन और आ गया, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गया, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ये चेंज हुआ किस में, तो यहाँ देख सकते हैं ये अल्कोहल था पहले, अब COOH किसके लिए, कार्बोक्सिलिक समूह के लिए, मतलब ये अम्ल बन गया है अब कार्बोक्सिलिक समूह का। एथेनोइक अम्ल इसका नाम है, या एसिटिक अम्ल सीधे इसी का नाम है। चलिए अब हम लोग आते हैं संकलन, मतलब एडिशन रिएक्शन। पिछले चैप्टर में इसको भी देखे थे, एडिशन मतलब जुड़ना। तो एडिशन रिएक्शन में देखिए कुछ, जैसे पैलेडियम PD और निकिल, ये Na, ये उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। उत्प्रेरक एक्चुअली होते क्या है, तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया की जो दर है वो भिन्न भिन्न दर से होता है। मतलब ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, ये केवल उसके दर को, मतलब धीमी होगी कि तेज होगा, इस चीज़ को केवल प्रभावित करते हैं, बाकी अभिक्रिया को नहीं। तो इसको ध्यान दीजिए कि उत्प्रेरक आपसे पूछेगा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं निकिल और पैलेडियम काफ़ी फेमस उत्प्रेरक हैं, इनका यूज किया जाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तब उसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है निकिल उत्प्रेरक। किसका, निकिल उत्प्रेरक। हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में करते क्या हैं, तो जो देखिए वनस्पति तेल जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको असंतृप्त, देखिए यहाँ पे दिया है, जो वनस्पति तेल होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इन्हीं को क्या बनाया जाता है, तो संतृप्त बनाने का काम किया जाता है हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में। यहाँ देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड शुरू में यही बताया था कि ये असंतृप्त होते हैं, और यहाँ देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये संतृप्त हो गया है। तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ा गया है, देखिए हाइड्रोजन है ये, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस। पहले देखिए इसमें देखिए आर जो है, इसको एल्किल समूह को दर्शाने के लिए आर होता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ पे एल्किल समूह हो, एल्किल का मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो इसको दर्शाने के लिए आर से दिखाई दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन इसमें जोड़ गया है, तो इसका नाम इसीलिए हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस है, हाइड्रोजनाइजेशन। तो ये वही है, इसको क्या कर रहे हैं, तो हाइड्रोजनीकरण में, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर रहे हैं, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो निकेल उत्प्रेरक के मतलब इसके उपस्थिति में। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि कह रहा है कि देखिए वनस्पति तेल जो है ये क्या होते हैं, ये तो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। क्योंकि इसका कारण भी देखिए, साधारणतः जो जंतु वसा जो होते हैं, मतलब जो जंतु से प्राप्त किए जाते हैं वसा, उनमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, मतलब सैचुरेटेड फैटिक एसिड जो होता है, इसलिए ये माने जाते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब जो जंतु से वसा प्राप्त किया जाता है उसमें संतृप्त वसा अम्ल होता है, मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए। जबकि जो वनस्पति तेल होते हैं इनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसलिए ये स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे दिया है साफ साफ कि भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, मतलब जो वसा से मिल रहा है वो वाला तेल जो असंतृप्त हो। अब आ गया प्रतिस्थापन। अब किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पिछले चैप्टर में देखे थे। यहाँ सीधे आपको एग्जाम ये वाला रिएक्शन याद रखना है। विस्थापन में आपको पता है कि किसी यौगिक को, किसी तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देना। तो यहाँ से हम लोग एक तत्व ले लिए हैं क्लोरीन, और ये है मेथेन। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में होता क्या कि ये क्लोरीन जो है एक एक हाइड्रोजन को धीरे धीरे इसके यौगिक से विस्थापित करता जाता है, उसका जगह खुद लेता रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा कि एक क्लोरीन जाके उसका एगो हाइड्रोजन हटा देगा और खुद उसके जगह पे चला जाएगा। यहाँ देख सकते हैं
हाइड्रोजन की संख्या 3 कर दिया और एगो क्लोरीन खुद चला गया। अब एक क्लोरीन यहाँ से बच गया, एगो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो एगो क्लोरीन एगो हाइड्रोजन मिलके HCl बना दिए। अब फिर से ये क्या करता है कि यदि फिर से इसका रिएक्शन करा देंगे Cl2, ये एक्चुअली होता रहता है, अगर छोड़ देंगे धूप में दोनों को एक साथ तो ये रिएक्शन होता रहता है। देखिए ये फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो ये रिएक्शन करके फिर से क्या बनाएगा, तो एगो और जो हाइड्रोजन है फिर इसको विस्थापित कर देगा। अब केवल 2 हाइड्रोजन बच जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा, अब फिर HCl बन जाएगा। अब इसके साथ फिर से यदि क्लोरीन, मतलब चूँकि ये तो रहेगा ही धूप में, अब निकालेंगे तो नहीं, और फिर से ये रिएक्शन जब करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, एक और हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, मतलब CH बन जाएगा। फिर ये क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, तो एक जो हाइड्रोजन ये बचा ये गायब हो जाएगा, तो ये केवल CCl4 बन जाएगा। इसका नाम क्या है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है एक एक करके। पहले क्या हुआ, पहले एगो हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया CH3Cl, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। फिर एक और हाइड्रोजन हटा दिया तो इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। फिर एक और हाइड्रोजन हटा दिया ट्राइक्लोरोमीथेन, और अंत में क्या बन जाता है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंत में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी को ध्यान दीजिएगा, ये इसी में प्रोसेस होता है। सूर्य की उपस्थिति में ये भी ध्यान देना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रोसेस होता है। अब आ जाता है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, इससे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। चलिए एथेनॉल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका गुणधर्म अभी ऊपर इसका देखे थे कुछ चीज़ें। एथेनॉल काफ़ी यूज होता है किस रूप में, तो ये एक अच्छा विलायक है। अब विलायक मतलब घोलने का काम आता है। अब केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो मतलब घोलना रहेगा तो इसी का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। कितना कम होता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट इसका भी मैं बताया था। चलिए नीचे शायद दिया भी होगा कहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है, यहीं पे तो दिया तो है। चलिए ये गलनांक और क्वथनांक आ रहा है कि इसका कम होता है एथेनॉल का। कितना होता है, तो अभी ऊपर देखे थे कि इसका जो गलनांक होता है वो 156 केल्विन होता है, और इसका जो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 351 केल्विन होता है। क्योंकि ये कम ही है, काफ़ी कम है। लगभग कितना है, तो लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो इतने पर ये उबलने लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। पहले तो घोल लेते हैं फिर गर्म कर देते हैं, तो यह एल्कोहल जो है आसानी से उड़ जाता है। तो इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, विलायक के रूप में, मतलब घोलने के लिए, दूसरे यौगिकों को घोलने के लिए इसका यूज किया जाता है लैब में। अब ये और कहाँ यूज होता है, तो जितने भी एल्कोहलिक पेय पदार्थ है, दारू बियर जितने हैं, उसमें क्या यूज किया जाता है, तो एल्कोहल ही यूज किया जाता है। एथेनॉल उसका मतलब अगर नाम देखा जाए तो एथेनॉल का यूज किया जाता है। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है, यहाँ देख सकते हैं सामान्य जो नाम है एथेनॉल का ही वो क्या है, एल्कोहल है। इसका फार्मूला क्या आप देखें तो CH2 मतलब CH3 CH2 और OH, या फिर C2H5OH डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, C2H5OH, यहाँ से C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, यही है एथेनॉल, एथ और ऑल, इसमें एथेनॉल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छा विलायक है और सभी पेय पदार्थों में होता है। इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, तो टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप और टॉनिक में। तो जितने सिरप और टॉनिक होता है तो उसमें भी यूज किया जाता है किसका, एथेनॉल का। इसीलिए छोटे बच्चों को ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, तो फिर नींद आता है उनको काफ़ी। तो ये औषधियों में यूज किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से नशा आ जाता है। चलिए तो जितने भी नशा लेने वाले हैं आप सोच सकते हैं, जो तनु है मतलब इसमें पंचुचुर पानी ज़्यादा मिला दिए हैं, फिर भी ये क्या करता है, ये नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है तो ये डरा रहे हैं। चलिए हाँ, लेकिन सही बात है, निंदनीय है, नहीं पीना चाहिए। वैसे बिहार में तो बंद भी है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल, अब देखिए ये तो केवल तनु एथेनॉल की बात कर रहा था कि थोड़ी सी मात्रा लें तो नशा आ जाएगा, लेकिन यदि शुद्ध एथेनॉल जो है उसकी थोड़ी सी मात्रा लें तो ये घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएँ उत्पन्न होती है। तो जो लैब में 100% शुद्ध होता है उसको अगर कोई पी लेगा तो फिर मतलब बहुत तेज़ी से असर उसका दिखाई देगा। एथेनॉल का कुछ अभिक्रिया यहाँ दिखाया है सोडियम के साथ।
तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके ये क्या होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको विस्थापित कर देता है, उसके जगह पे खुद चला जाता है। हाइड्रोजन यहाँ से H+, ये O- बनेगा। सोडियम चूँकि आपको पता है Na+ बनाता है, तो ये जाके ये माइनस वाले से जुड़ जाएगा और इधर से हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा बाहर। बन क्या जाएगा, सोडियम एथा ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम एथा ऑक्साइड। यहाँ देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया भी है। करें 483 डिग्री तापमान पर एथेनॉल को अधिक के मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। तो ये प्रोसेस आपको सीधे करना है कि आपसे दे देगा एग्जाम में कि एथेनॉल को 443 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो कौन सा बनता है, एथीन बनता है। यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या बन गया, एथीन। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे किसके उपस्थिति में, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण मतलब जल को गायब कर देना, उसमें से देखिए जल को निकाल दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या है, निर्जलीकरण। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है एल्कोहल के और भी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए एल्कोहल तो अभी देखे थे कि एल्कोहल क्या है, तो ये आपके जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसी को कमज़ोर कर देता है, सोचने समझने का जो क्षमता है वो कमज़ोर कर देता है। हालांकि व्यक्ति को तुरंत तो राहत मिल जाता है, लेकिन उससे पता नहीं चल पाता है कि उससे सोचने समझने क्षमता, मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित होती है। एथेनॉल के विपरीत यदि मेथेनॉल ले लेंगे, जैसे एथेनॉल तो अभी देखे थे, एथेनॉल का फार्मूला क्या था, C2H5OH, और मेथेनॉल ले लेंगे जिसमें एक ही कार्बन हो, CH3OH, तो ये मेथेनॉल जो है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। किससे ज़्यादा खतरनाक, तो एथेनॉल से भी ज़्यादा खतरनाक। अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे तब फिर क्या हो जाएंगे, चल बसेंगे, भगवान के प्यारे हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये होता क्या है कि यकृत में जाकर के मेथेनॉल जो है ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है, और मेथेनॉल जो है यकृत की कोशिकाओं के घटकों को के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म जो है उसी प्रकार स्खंदित हो जाता है, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि अंडा को, कच्चा अंडा को जैसे ही तवा पर मतलब उसमें डाला जाता है पैन में, वैसे ही क्या हो जाता है, वो देखें ना, मतलब सॉलिड टाइप का हो जाता है। तो वैसे ही ये भी हो जाएगा मेथेनॉल अगर आप ले लेंगे तब। देख सकते हैं कि जो है जिस प्रकार से अंडा स्खंदित हो जाता है वैसे ये भी हो जाएगा। ये किसको और प्रभावित करता है, तो जो आपका दृष्टि तंत्रिका है उसको प्रभावित करता है। मेथेनॉल व्यक्ति को अंधा बना सकता है ये, इसीलिए एथेनॉल का जो लैब में एथेनॉल यूज होता है उसके दुरुपयोग से, मतलब कोई पिए नहीं उसका, केवल रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज हो, तो एथेनॉल को लैब में मतलब पीने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, थोड़ी मात्रा में मेथेनॉल मिला दिया जाता है ताकि वो जहरीला हो सके, कोई पी ना सके उससे। चलिए एथेनॉल का भी यूज ज़्यादातर किस में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है किसमें, स्वच्छ ईंधन के रूप में। आप देखेंगे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, उसका परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है कई जगह इसमें, मतलब यूपी में। तो इसके लिए कई ठो वो भी बना हुआ है, प्लांट भी बना हुआ है एथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए। एथेनॉल बनता कैसे है, तो ये गन्ना को सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। और देखिए गन्ना का रस जो होता है इसको सीरा बनाया जाता है, और सीरा का ही क्या करते हैं, किण्वन कर देते हैं, और किण्वन के द्वारा क्या बनता है, तो एथेनॉल या फिर एल्कोहल बनता है। बाकी और भी प्रोसेस होते हैं, लेकिन सामान्य प्रोसेस यही, गन्ने का रस का सीरा बनाया जाता है और जिसको गांव में राब कहा जाता है। उसके बाद उसी का किण्वन किया जाता है, और किण्वन अनाक्सी श्वसन होता है इसमें, ये भी ध्यान दीजिएगा, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ये एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे वही दिया है, देखिए कुछ देशों में एथेनॉल जो एल्कोहल है वो पेट्रोल में मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी भारत में, चूँकि ये पुराना PDF है, तो भारत में भी ये अब काम चालू हो गया है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनोइक अम्ल अब आ गया। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 3 से 4% विलेन को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4%, हालांकि कहीं कहीं इसको 7 से 8% भी दिया रहता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मैं देखा हूँ एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि
जो सिरका में कितना परसेंट एसिटिक अम्ल होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन जो माना था वो 7 से 8% माना था, चूँकि ये 3 से 4% वहाँ दिया भी नहीं था, इससे ज़्यादा दिया था इसलिए। तो लेकिन अभी अगर अगर 3 से 4% दिया तो आपको 3 से 4% लगाना है। अगर ये ना देखे ऐसे 7 से 8% भी दिया है तो ये आप लगा सकते हैं, सही हो जाएगा। देखिए सिरका का यूज कहाँ करते हैं, तो अचार में किया जाता है, उसको सुरक्षित करने के लिए, परिरक्षण के लिए किया जाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक जो है वो कितना होता है, 290 केल्विन होता है। 290 का मतलब वही लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसीलिए ये ठंडी जलवायु में, जैसे ठंडी का दिन आएगा तो क्या हो जाता है, ये जम जाता है, इसीलिए इसको क्या होता है, ग्लाइसल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ठंडी के दिन में ये जम जाता है। तो ये क्या है, तो ये एक दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल जो है सामान्यतः देखा है जितने भी कार्बनिक जो हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल वो सब क्या हैं, तो वो दुर्बल अम्ल ही होते हैं। जबकि जो खनिज अम्ल होते हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, KNO3 हो गया, तो ये सब क्या है, तो ये प्रबल अम्ल में आते हैं, पिछले चैप्टर में देखे थे। चलिए एथेनॉइक अम्ल का कुछ यहाँ पर समीकरण दिया, रासायनिक अभिक्रिया दिया है। एस्टरीकरण मतलब एस्टर बनाने के प्रोसेस को एस्टरीकरण कहा जाता है। अब एस्टर यहाँ देख सकते हैं ये है क्या, एस्टर का यूज कहाँ करते हैं, तो सामान्यतः देखिए इसी जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसका यूज करते हैं साबुन बनाने में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बाकी आपको एस्टर बनाने के लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ये प्रोसेस जो है इसी के द्वारा साबुन बनाया जाता है, साबुनीकरण प्रोसेस के द्वारा, सपोनिफिकेशन के द्वारा, तो उसमें एस्टर का यूज करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ये प्रोसेस देखना चाहिए, देख सकते हैं एथेनॉइक अम्ल है और यहाँ पे अल्कोहल है, अम्ल की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराए तो ये बना है एस्टर और जल बाहर हो गया है। देखिए साबुन बनाने का जो गुण है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, साबुनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। साबुन दो तरह के होते हैं, कठोर साबुन और मृदु साबुन। तो अगर सोडियम का अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम उसमें लवण लिए हैं, तो ये बनता है कठोर साबुन। क्या होता है ये, कठोर साबुन, यहाँ पे लिख देता हूँ कठोर साबुन। और अगर पोटेशियम लवण यूज किए हैं तो ये होता है मृदु साबुन, जिससे आप नहाते हैं वो साबुन कौन सा है, वो साबुन पोटेशियम लवण वाला है। और जिससे कपड़ा धोते हैं वो सोडियम वाला है। डायरेक्ट एग्जाम में आज क्वेश्चन आता है कि मृदु साबुन बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, पोटेशियम लवण का, और कठोर साबुन के लिए सोडियम लवण का। तो बाकी साबुन चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट वाले स्लाइड में उसको देख लेंगे, साबुन कैसे बनता है एग्जैक्ट उसका जो इक्वेशन है, उसके साथ साथ और क्या क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट पूछता है एग्जाम में, तो वो चीज़ अभी देख लेते हैं उसको यहाँ से। बाकी की ये दिए हमें कुछ चीज़, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग आगे जाते हैं साबुन और अपमार्जक। तो साबुन मतलब सोप, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। डिटर्जेंट तो आप जानते ही हैं, वॉशिंग पाउडर, निरमा, चलिए अब निरमा तो बंद हो गया। डिटर्जेंट वही है वॉशिंग पाउडर, मतलब वॉशिंग पाउडर कह रहा हूँ, जो जिससे आप कपड़ा धोते हैं, जो डिटर्जेंट सर्फ जिसको कहते हैं वो क्या है, डिटर्जेंट है। साबुन मतलब सॉप, तो कपड़ा धोने के लिए साबुन का भी यूज किया जाता है। और डिटर्जेंट क्या है, तो देखिए दोनों में अंतर इतना है कि साबुन जो है ये कठोर जल के साथ झाग नहीं उत्पन्न करता है, जबकि अपमार्जक जो है डिटर्जेंट है ये कठोर जल में भी, ये मतलब कठोर जल का मतलब खारा जल, उसमें भी ये झाग उत्पन्न करते हैं, मतलब उसमें भी कपड़ा ये साफ कर सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। बाकी अगर देखा जाए केमिकल के हिसाब से, जो उसका कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से देखा है, तो साबुन अभी देखे थे ये क्या था, सोडियम या पोटेशियम लवण था, सोडियम मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण था। जबकि अपमार्जक देखेंगे तो ये क्या है, ये अमोनियम का होगा या फिर सल्फर का। यहाँ देख सकते हैं कहीं नीचे होगा, उसको दिखाई देता हूँ एक ही बार, यहाँ देख सकते हैं जो अपमार्जक है क्या है, तो ये सल्फोनिक लवण या फिर अमोनियम लवण होता है। तो यहाँ से ये अंतर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो साबुन था वो किसका था, सोडियम या पोटेशियम लवण, और यहाँ पे अपमार्जक जो है सल्फोनिक या फिर अमोनियम लवण का है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं साबुन यहाँ था ना, साबुन का देखिए अगर इक्वेशन की बात किया तो मैं यहाँ पे यहीं पे इक्वेशन लिख देता हूँ साबुन का। तो देख बेसिक जो फार्मूला होता है, देख हो तो बहुत सारे, देख कार्बन का श्रृंखला ये होता है काफ़ी बड़े बड़े, तो जो बेसिक इसका जो इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन पूछेगा नहीं, इसमें बाई प्रोडक्ट पूछता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इक्वेशन पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसी को बता देता हूँ कैसे साबुन बनता है, उसका इक्वेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं ये
एस्टर ले रहा हूँ, क्योंकि एस्टर से ही साबुन बनता है। और एस्टर जो होते हैं कार्बन का बहुत लंबे लंबे श्रृंखला होते हैं। अब ये ना इसको रटना नहीं है, इस थोड़ा सा बस समझने के लिए इसको मैं बना देता हूँ। COO C17H35, तो यहाँ कार्बन की संख्या देख सकते हैं 17 है। C2COO C17H35 और प्लस अगर सोडियम का लेंगे तो फिर आप कठोर साबुन बनेगा। 3 ठो है, तीनों के लिए 3 ठो ले लेते हैं सोडियम, क्योंकि तीनों जगह सोडियम सोडियम लगा देंगे आपको पता है। अगर पोटेशियम ले लेंगे तो वो मृदु साबुन बन जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब ये बनेगा क्या, तो देखिए तीनों सोडियम है, तीनों पर एक एक जगह जाके यहाँ पे लग जाएगा इसके साथ। किसके साथ, यहाँ से इतना इसको अलग कर देंगे और इसी के साथ यहाँ से, तो इस पर जाके लग जाएगा इस वाले पार्ट पर सोडियम। अब बाकी की जो OH है वो इधर, बाकी का जो बचेगा देखिए 3 जगह सोडियम है ना, तीन ठो लिया हूँ, तो एक सोडियम यहाँ लग जाएगा, एक सोडियम इसमें लग जाएगा, एक सोडियम यहाँ लग जाएगा, तो बनेगा क्या, CH2 COO। देखिए COOH, यहाँ C17H35 और COOH को अलग कर देता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। पहले जो हम पहले साबुन लिख देता हूँ, फिर उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट होगा, क्यों नहीं मिट रहा है वो, मिट तो गया। पहले साबुन बना देता हूँ। साबुन के लिए क्या है, C17H35 और COO। अब यहाँ से आया सोडियम, तो ये यहीं पे लग जाएगा। अब देखिए कितने हैं, तो एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, तो 3 ठो निकल गए। तो ये साबुन। अब इसके साथ साथ क्या बच गया, तो यहाँ देख सकते हैं ये CH2 था, ये CH और नीचे भी CH2, तो इसके साथ क्या बचा, CH2 CH और CH2। अब यहाँ से क्या बचा है, तो यहाँ से OH बचा है, तो ये यहाँ पे OH लग जाएगा, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। अब इसी का नाम क्या है, तो इसी का नाम है ग्लिसरॉल। इसी का क्या नाम है, ग्लिसरॉल। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि साबुन बनाने के प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट है, मतलब इसके साथ साथ जो अन्य प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है, तो वो बनता है ग्लिसरॉल। ये आपको ध्यान देना है, बाकी बनाने का प्रोसेस आपको नहीं जानना है, बस आपको यही देखना है कि यहाँ पे सोडियम अगर यूज करेंगे तो कठोर साबुन बन जाएगा, पोटेशियम यूज करेंगे तो मृदु साबुन बनेगा, और ये ग्लिसरॉल है। अब देखिए साबुन देखिए कितना लंबा श्रृंखला है, कार्बन के 17 इसमें, देखिए और भी बड़े हो सकते हैं, ये तो केवल ऐसे है। अब देखिए 17, अब इसको अगर विस्तार करेंगे तो ये वाला जो भाग है ये ऐसे पूंछ जैसा हो जाता है, पूंछ जैसे ये भाग से दिखा देता हूँ। कौन वाला भाग, तो ये कार्बन हाइड्रोजन वाला भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन को दिखाया था R से दिखा सकते हैं। और इधर सोडियम वाला भाग ये वाला है, सोडियम प्लस आपको पता है बनाता है, और इधर ये पूंछ है जितने कार्बन और हाइड्रोजन के हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ है। यहाँ से ऐसे ये है सोडियम वाला भाग, और ये पीछे इसका हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जो कि ये पूंछ जैसे ये दिखाया हुआ है। अब देखिए जब साफ़ होता है, साबुन से साफ़ करते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं कोई तेल का बूंद आपके कपड़ा में लग गया है तेल, तो होता क्या है कि ये जो पूंछ है, ये पूंछ जो है ये होता है आपका किसके साथ, तो ये मैल जो है या फिर तेल जो है या वसा, मैं लिख देता हूँ वसा, तो वसा के साथ ये मतलब जुड़ जाता है, तो इसको कह सकते हैं वसा स्नेही है, ये वसा के साथ स्नेह रखता है, या फिर तेल या फिर मैल कह सकते हैं। और जो ये इसका आयनिक भाग है, मतलब सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस जो भी होगा, ये क्या होता है, ये जल के साथ मतलब संयोजन कर लेता है, तो इसको कहते हैं जल स्नेही, ये जल रागी भी कहा जाता है, जल स्नेही या जल रागी, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो आयनिक भाग है ये क्या होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब फाइल रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लव, मतलब उसके साथ अफेक्शन है। तो जो प्लस वाला भाग है किसके साथ, तो ये जल के साथ जाके जुड़ जाएगा, और जो पूंछ इसका भाग है ये किसके साथ, तो ये मैल या फिर जो वसा तेल जो भी लगा है कपड़े में उसके साथ ये जाके जुड़ जाता है। अब देखिए हो क्या रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं जितना इसका पूंछ था वो किससे जाके लग गया, तो ये पूंछ जाके लग गया उसका तेल या फिर मैल जो भी था। और ये जो प्लस वाला भाग है आयनिक भाग, ये किससे जाके लगेगा, तो ये जल से जाके लगेगा, किससे जाके, जल से। जाहिर सी बात है कपड़ा धोते हैं तो पानी में फिर उसको साबुन लगा के फिर पानी में उसको क्या करते हैं, खंगालते हैं, तो जब उसको केवल साबुन लगा के रगड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये जो पूंछ है वो सब जाके मैल से चिपक जाएगा, और फिर जैसे ही पानी में उसको धुलेंगे तो फिर ये जो धनावेशित भाग है यहाँ से आयनिक भाग, ये जल से जाके जुड़ेगा, और फिर ये जल के साथ बह करके
मैल को लेकर बाहर चला जाएगा। तो ये वाला जो संरचना बना है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संरचना है, इस संरचना को क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिसेल क्या होता है। तो ये जो पूरा संरचना जो बना है वही मिसेल कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी की चीज़ें अभी बता दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। मिसेल वही देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। जलरागी मतलब हाइड्रोफिलिक, और जल विरागी मतलब हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब होता है उससे दूर हटना, और फिलिक मतलब लव या अफेक्शन, मतलब उसके पास जाना। तो चलिए बाकी यहाँ पे वही चीज़ है। मिसेल, ये पूरा संरचना को मिसेल कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपमार्जक। भी बता दिया कि अपमार्जक किसके हैं, तो सल्फोनिक या अमोनियम लवण है। अपमार्जक और साबुन में अंतर क्या है, तो साबुन जो है कठोर जल के साथ झाग नहीं उत्पन्न करते हैं, मतलब कठोर जल में आप जो है खारा जल में साफ नहीं कर पाएंगे उससे कपड़ा, लेकिन अपमार्जक से कठोर जल में भी कपड़ा साफ किया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो शैम्पू हैं या कपड़ा धोने वाले जो उत्पाद हैं उनमें क्या यूज किया जाता है, तो उनमें अपमार्जक यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। तो ये हमने देख लिया, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं कुछ इसके अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है। एथ मतलब 2 कार्बन, N मतलब सिंगल बॉन्ड। कह रहा है कि इसमें कितने सहसंयोजक बंद है। सहसंयोजक मतलब शेयरिंग के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के द्वारा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, इसका विस्तार कर लेते हैं C2H6 को। चलिए यही विस्तार कर देता हूँ। कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 2 है। तो पहले कार्बन को लगा लीजिए। कार्बन के बीच पहले सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए, क्योंकि N है, सिंगल बॉन्ड ही होगा सब में। उसके बाद हाइड्रोजन को लगा दीजिए, जितने हाइड्रोजन है। कार्बन का संयोजकता 4 पूरा भी होना चाहिए, इसलिए देखिए 1 2 3 4। यहाँ भी देखें तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब देखिए जो गिनिए कितने सिंगल बॉन्ड है, उतने सहसंयोजक बंद इसमें बना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने हैं? 7 सहसंयोजक बंद है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। Now the next question is question number 2, ब्यूटेनॉन। ऑन किसके लिए था? कीटोन। ऑन कीटोन। तो नाम में ही सीधे आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछा है, तो नाम में ही देख लीजिए, दिख रहा है। बाकी अगर पूछता है कितने कार्बन है, तो कितने इसमें कार्बन है? मेथेत प्रोप ब्यूट। तो 4 कार्बन होंगे इसमें, लेकिन कार्बन पूछा नहीं है, इसलिए केवल आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछा है। तो कौन सा है इसमें देख सकते हैं, इसका अनुलग्न क्या है? ओन लगा है, ओन। हिंदी में ना समझ में है तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, ऐसे इंग्लिश में रहेगा ओन, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि सही से ईंधन जल नहीं रहा है। जब ईंधन नहीं जल रहा है तो ये इसीलिए ये काला हो रहा है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, इसका सीधा। चलिए यहाँ तक हो गया। तो लगभग जितने आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सभी चीज़ें कवर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।